नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई सारी चाइनीज कंपनियों के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग साइबर लॉस को ब्रेक कर रही हैं और इन आधार पे कई सारी चाइनीज डिफेंस कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा। उसी के जवाब में रिसेंटली चाइना ने 45 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनीज और एंटिटीज को सैंक्शन और पिनलाइज किया, जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और जब चाइना ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई, तो उसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया का यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये सैंक्शन किस हद तक लगे हैं और इसकी वजह से भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं शुभेंद्र चौहान इन सब चीजों पर डिटेल में बात करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रहते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है यार। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो जीएस फाउंडेशन का कोर्स अगर आप किसी और कोचिंग में जाते तो 1.25 से 2 लाख का पड़ता, वही आपको अनअकैडमी केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है अपने प्रयागराज, पटना और मुखर्जी नगर वाले सेंटर के अंदर। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मेरे द्वारा दिया गया है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करोगे तो हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा ना फ्री स्टडी मटेरियल देखना है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, चाइना के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लगभग 45 कंपनियां, जिसके अंदर बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स, रेथ्योन ऐसी कंपनियां शामिल हैं, इनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए। इन 45 एंटिटीज में से 17 फर्म्स हैं और 28 एंटिटीज हैं। 17 फर्म्स के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगे हैं और 28 एंटिटीज को पीनलाइज किया गया है। जिन कंपनियों के ऊपर यहाँ सैंक्शंस लगे हैं, इन कंपनियों से कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्टिविटी अब चाइना नहीं करेगा। चाइना इनके सीनियर मैनेजमेंट को भी बैन कर देगा चाइना आने से, और इन कंपनियों के द्वारा कोई भी निवेश अब चाइना में नहीं किया जा सकेगा। इस तरीके के सैंक्शंस इन 17 कंपनियों के ऊपर रिसेंटली चाइना द्वारा लगाए गए। बट चाइना ने ऐसा किया क्यों? देखो, चाइना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ताइवान। अब देखो, चाइना और ताइवान के बीच का इतिहास थोड़ा सा यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चाइना और ताइवान यूं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, बट 1850 में यहां पर दोनों ही जगहों पर किंग डायनेस्टी का शासन था। फिर आपको याद होगा 1894 के अंदर सीनो जापानीज वॉर हुई थी। उसके अंदर जापान जीता था और जापान ने इस युद्ध को जीतने के बाद में ताइवान वाले रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया था। वहीं चाइना के अंदर थी इस समय पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार। फिर आपको याद होगा 1950 के आसपास चाइना के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ और उस रिवॉल्यूशन में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को हटा दिया गया, बकायदा हटाया गया, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर सरकार बनाई, जिसके बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना के अंदर आई। पर बात आती है कि जो चाइना के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार थी, वो कहाँ गई? ये सरकार भाग गई ताइवान, और ताइवान में इन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया। इसी कारण से ताइवान के अंदर ऑफिशियली कहा जाता है कि वहां पर सरकार है रिपब्लिक ऑफ चाइना की। पर चाइना में बैठी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान की इस रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करती। इनका कहना यह है कि भाई रिवॉल्यूशन अधूरा रह गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना को वहां से भगाना थोड़ा सा छूट गया। तो आने वाले समय में चाइना कहता है कि हम ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब बात आती है कि यही ताइवान और चाइना के बीच में मतलब क्लियर डिस्प्यूट है। चाइना कहता है कि पूरा के पूरा ताइवान मेरा है, वहीं ताइवान कहता है कि नहीं, हम तो अलग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वहीं तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इस पूरे गेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके इतिहास को समझो। 1950
से लेके 1979 तक, आपको याद होगा कोल्ड वॉर का समय चल रहा है इस समय पे, कम्युनिस्ट पार्टी से ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत डील नहीं करना चाहता क्योंकि उसके दुश्मन है रशिया। इस कारण से वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार थी। इन्होंने ताइवान के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार है उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ में अपने लेजिटिमेट रिलेशन भी स्थापित की। पर आपको याद होगा 1970s का जो दौर था, इस समय पर यूएस, चाइना, इन दोनों देशों के बीच में अच्छी साजिशें बैठ रही थी, अच्छा तालमेल बैठ रहा था। पाकिस्तान के साथ में भी इन देशों के रिलेशन बहुत अच्छे थे और उन सब ने भारत के खिलाफ एक गैंग अप कर लिया था। 1971 के वॉर को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हो इस बात के लिए। इसी कारण से 1979 के अंदर चाइना को लेके यूएस ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, सीधी चीज है। और उन्होंने क्या किया कि ताइवान के अंदर जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जिसे अभी तक रिकॉग्नाइज किया हुआ था उसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। कहा कि ताइवान में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की ही सरकार है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और ये जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जैसे ही यूएस ने रिकॉग्नाइज की, जिससे ये हुआ कि यूएस ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी मान ली 1979 में। पर वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि हम ऑब्लिग्ड करते हैं कि ताइवान के साथ में हम डिफेंस रिलेशन को कंटिन्यू रखेंगे और ताइवान के अंदर जो सरकार अभी चल रही है उसे चलने देंगे, अनऑफिशियल रूप से उसे सपोर्ट किया जाएगा। बस ये बात शब्दों के अंदर थी, ओरिजिनल में कुछ भी नहीं किया गया। बस ये एक एक्ट बन के रह गया था, ताइवान रिलेशन एक्ट। बट यूएस वही है जिसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्यारे हैं। धीरे धीरे करके समय बीता, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पावर डायनेमिक्स चेंज हुआ और चाइना ने यूएस की पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो फिर यूएस ने यही रिलेशन ताइवान एक्ट का हवाला देते हुए ताइवान के अंदर हथियार भेजना, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग देना, ये सब शुरू कर दिया क्योंकि ताइवान यूएस के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकल है। आप इस मैप के अंदर देखो, यूएस और चाइना की अभी बन नहीं रही और यहां पर ताइवान है। इस ताइवान के अंदर अगर यूएस प्रेजेंट है मतलब ताइवान एक तरीके से यूएस का एक नेवल बेस हो सकता है या कहूं एक बहुत बड़ा स्थायी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा आप इसे इमेजिन कर सकते हो, जहां से यूएस अपनी मिसाइल वगैरह को चाइना के ऊपर दाग सकता है। और उसीलिए यूएस जो है वो ताइवान को अपने हथियार भेज रहा है, वहां पे अपनी आर्मी भेज रहा है, सारी चीजें कर रहा है। और ऑब्वियसली जब यूएस ये सारी चीजें करेगा तो चाइना को इससे दिक्कत होगी। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं और वो अब यूएस की कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको यूएस की कंपनी के एक्सेस को यूं भी कम करना। इसी कारण से चाइना के द्वारा रिसेंटली ताइवान का हवाला देते हुए कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये सारी कंपनी ताइवान को हथियार बेच रही है, इस कारण से हम इन कंपनियों को सैंक्शन लगाते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर लगभग 45 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शन लगा, जिसमें से 17 कंपनियां हैं और 28 एंटिटीज जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। अब जो यूएस और चाइना के बीच में ये वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर सा, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाना, एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें करना, इसकी वजह से भारत को क्या फायदा होगा? देखो, इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ में डिफेंस मैटर में और अच्छे हों। ऑलरेडी यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर अपना घोषित किए हुए है और यूएस का अभी तक देखो ये ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा हथियार का सप्लायर है। सबसे ज्यादा हथियार कोई पूरे वर्ल्ड में बेचता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर हुआ करता था चाइना, जो उसके हाथ से चला गया। अब यूएस के पास में मार्केट के अंदर ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है। ऐसी कंडीशन में यूएस भविष्य में जो भारत के साथ डील करेगा उन डिफेंस डील के अंदर इंडिया की बातें ज्यादा फेवर करेंगी, क्योंकि यूएस को अपना सामान बेचना, भारत को खरीदना इतना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के पास में ऑलरेडी अब एडवांस हथियार तैयार हो रहे हैं। जहां पर आप ब्रह्मोस देख सकते हो, अस्त्रा मिसाइल सिस्टम देख सकते हो, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत ने पता नहीं क्या क्या बना लिया।
तो भारत भी अब डिफेंस के डेवलपमेंट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इवन आप पिछले कुछ समय में देखोगे तो भारत के ओवरऑल डिफेंस के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यूएस के पास में गरज है भारत को हथियार बेचने की, इस वजह से यूएस आने वाले समय में भारत से अगर डील करेगा तो वो भारत की कंडीशन के अनुसार होगी। वो भारत की एकमात्र कंडीशन है कि हथियार मेड इन इंडिया होने चाहिए। मतलब अगर हम यूएस के साथ में भविष्य के अंदर डील करते हैं और करेंगे ही सही ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस के पास में दुनिया के बेस्ट हथियार में से एक हथियार सिस्टम देखने को मिलते हैं। इस कारण से हम उनके साथ डील करेंगे ही, पर उनके जितने भी हथियार होंगे उसके साथ में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नेगोशिएशन और मेक इन इंडिया के नेगोशिएशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत को लंबे समय में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को डेवलप करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है दोस्तों, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स पे विजिट करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।